दोस्तों नमस्कार, जय श्री महागणपति। पीएस एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर मैं आपका ज्योतिष मित्र प्रदीप शर्मा आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम देख रहे हैं राजयोग भंग श्रृंखला और यह है भाग 3। भाग 1 और भाग 2 जिन्होंने नहीं देखा है वीडियोस में जाकर देख सकते हैं और पिछले सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए ताकि आपको विषय अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने विषय वस्तु की तरफ। आपके सामने यहाँ पर 3 लग्न चार्ट हैं। बारी बारी हम तीनों ही लग्न चार्ट से जो सूत्र प्राप्त होते हैं उन्हें समझेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सूत्र की तरफ। हम इस बड़े वाले लग्न चार्ट को देखते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली है और लग्न में सूर्य, चंद्र और शनि तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। तो मित्रों, यह सूत्र कहता है कि जब लग्न में चंद्र, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों तो यह राजयोग भंग दुर्योग का निर्माण करता है। समझ गए आप? यह शनि, चंद्र, सूर्य की युति यदि लग्न में हो जाए तो यह कुंडली में बनने वाले दूसरे राजयोगों को भंग कर देता है। अगला सूत्र भी हमें इसी चार्ट से मिल रहा है। यदि गुरु राहु या केतु के साथ युति कर रहा हो और उसे कोई अन्य पापी ग्रह देख रहा हो तो यह भी एक प्रकार का राजयोग भंग दुर्योग बनता है। अब हम इस बड़े वाले चार्ट में ही देखें दोस्तों, तो गुरु और राहु तीसरे भाव में मिथुन राशि में युति कर रहे हैं। केतु की दृष्टि है और शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। सो गुरु राहु या केतु के साथ युति करे और अन्य किसी पापी ग्रह से दृष्ट हो तो यह एक प्रकार का राजयोग भंग बनता है। यह हमारा दूसरा सूत्र इस बड़े चार्ट से हमें मिला है। अब हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं, एक छोटे वाले चार्ट की तरफ, जहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रमा लग्न में बैठा है, शनि केंद्र में बैठा है और गुरु व्यय भाव में अथवा 12वें भाव में बैठा है। दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति भी यदि कुंडली में बनती है, जैसे कि यहाँ है चंद्रमा लग्न में बैठा है, शनि केंद्र में बैठा है और गुरु व्यय भाव में जाकर बैठा है। मित्रों, यहाँ गौर करिए, शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो सीधे चंद्रमा पर पड़ रही है। ठीक है मित्रों, तो यह योग भी एक प्रकार का राजयोग भंग दोष का निर्माण करता है। अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए, अगला जो छोटा चार्ट है वहाँ पर 9वें भाव का स्वामी गुरु अपने स्वयं के मीन राशि में 12वें भाव में जाकर बैठे हैं। ऐसे तो 9वें भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में जाता है मित्रों, तो यह एक प्रकार का भाग्य भंग योग बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो चार्ट हमने लिया है, यहाँ पर गुरु अपनी ही दूसरी राशि में स्थित हो रहे हैं और केंद्र में एक पापी ग्रह। तो दोस्तों, सूत्र यह कहता है यदि 9वें भाव का स्वामी
व्यय भाव में स्थित हो और केंद्र में कोई पापी ग्रह हो तो यह एक प्रकार का राजयोग भंग दोष निर्माण करता है। किंतु जो तीसरा चार्ट आप देख रहे हैं, यदि ऐसा किसी कुंडली में मिल भी जाता है तो अधिक परेशानी नहीं आती, क्योंकि गुरु एक तो शुभ ग्रह है और भाग्येश होकर मीन राशि में स्वयं जाकर स्थित होते हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर शनि के द्वारा निर्मित दुष्प्रभाव में कमी आएगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति नवम भाव के स्वामी हैं, व्यय भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। यह तीनों ही बातें इशारा कर रहे हैं कि यह जातक धर्म कर्म में विशेष रुचि रखने वाला और धर्म कर्म में व्यय करने वाला होना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 2 मोक्ष त्रिकोण के भाव से संबंध बना रहे हैं और एक धर्म त्रिकोण के भाव से संबंध बना रहे हैं। गुरु धर्म कारक, ज्ञान कारक और मोक्ष कारक ग्रह है, धन कारक ग्रह है। तो दोस्तों, गुरु स्वयं व्यय में गए हैं तो व्यक्ति व्यय करेगा, पर किससे संबंधित करेगा? तो धर्म से संबंधित व्यय करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होने के साथ साथ ज्ञान का दान भी करता है। तो यह तीसरे चार्ट से हम यह नहीं कह सकते कि यह राजयोग भंग अधिक प्रभावी होगा। किंतु यदि गुरु की जगह कोई अन्य ग्रह होता और शनि की जगह राहु होता तो अवश्य ही यह एक प्रबल राजयोग भंग योग बनता। तो मित्रों, यह चार्ट सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पर रखा है मैंने, क्योंकि कभी कभी सूत्र में अपवाद भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने गुरु के साथ देखा। हालांकि शनि का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं और दशम भाव को देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पर चतुर्थ भाव से मिलने वाले फलों में देरी आएगी, कर्म भाव के फलों में रुकावटें आएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ प्रभाव तो देखने को मिलने वाला है, किंतु गुरु एक तो अति शुभ ग्रह है, दूसरे यह मेष लग्न की कुंडली है। सो गुरु यहाँ पर नवम और द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं और स्वयं अपनी ही राशि में द्वादश भाव में जाकर स्थित हो जाते हैं। गुरु यहाँ पर द्वादश भाव अर्थात मोक्ष त्रिकोण का यह भाव है, एक चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, यह भी मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है और नवम भाव धर्म भाग्य और पिता का विचारणीय भाव है। सो मित्रों, यहाँ पर गुरु इस राज योग भंग दोष का शमन करने वाले होंगे, उसके दुष्प्रभाव में कमी लाने वाले होंगे। हालांकि पुत्र संतान से संबंधित इस कुंडली में समस्या अवश्य आ सकती है, क्योंकि गुरु पुत्र कारक ग्रह है और व्यय भाव का स्वामी है, व्यय भाव में जाकर बैठा है और पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं दोस्तों। सो गुरु यहाँ पर पंचम भाव से षटाष्टक जाकर स्थित है। सो यह स्थिति पुत्र संतान के लिए बाधा और रुकावट उत्पन्न करता है। सो मित्रों, यह है हमारा राजयोग भंग का भाग 3। आशा करते हैं आपको यह भाग अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कहीं परेशानी रहेगी तो मुझे लगता है कि आपने भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा होगा, कृपया उसे जाकर देखें और तीनों ही वीडियोस को अच्छे से समझें। उसके पहले भी जो वीडियोस दिए हैं हमने, उन्हें देखें, समझें। आपको हर एक चीज़ बारी बारी अच्छे से समझ में आएगी। यदि फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क बना सकते हैं, हमें प्रसन्नता होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब यहीं विराम लेते हैं। आने वाले वीडियो में मिलते हैं एक और रोचक राजयोग भंग के सूत्र के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री महागणपति, जय श्री राम।